हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। झुमरी रसोई में रोटी बना रही होती है। तभी उसका देवर कुंदन हाथों में खाली टूथपेस्ट लेकर आता है और झुमरी को बोलता है, देखिए ना भाभी, टूथपेस्ट खत्म हो गया है और आप कल मार्केट से नया टूथपेस्ट लाई नहीं। अब मैं ही बचा हूँ ब्रश करने को, मैं कैसे करूँ? अरे देवर जी, बस इतनी सी बात, लाइए हमें टूथपेस्ट का खाली पाउच दीजिए, हम कोई जुगाड़ करते हैं। झुमरी के इतना कहने पर कुंदन उसे खाली टूथपेस्ट दे देता है और झुमरी उस पर बेलन चलाती है और बचा हुआ टूथपेस्ट निकालकर उसे देते हुए बोलती है, ये लीजिए देवर जी टूथपेस्ट, और जाइए इसे ब्रश पर लगाकर दांतों को घिस लीजिए। सच में भाभी, आपके जुगाड़ का कोई जवाब नहीं। अब जाइए। कुंदन वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद उसका पति हितेश हाथों में खराब रेजर और ब्लेड का पैकेट लेकर रसोई में आता है। झुमरी रोटियां बनाकर हाथ धो ही रही थी कि तभी वो रेजर को दिखाते हुए झुमरी से बोलता है, अरे यार देखना, मुझसे ये रेजर नीचे गिर गया और अब ये काम नहीं कर रहा। कुछ आइडिया बताओ जल्दी से, वरना मैं बॉस की मीटिंग में देर से पहुंचूंगा। ओफो, आप बिना हितेश जी, ठीक से कोई काम नहीं होता आपसे, लाइए दीजिए। झुमरी रेजर को लेकर उसे आगे पीछे करके देखने लगती है और बोलती है, आपका रेजर अब किसी काम का नहीं। लेकिन इस वक्त नया रेजर कहाँ से लाऊं? मुझे देर हो रही है। रुकिए, हम कुछ करते हैं। झुमरी थोड़ा सोचने के बाद बोलती है, आइडिया, पहले आप हमें एक कागज और ब्लेड ला कर दीजिए। लेकिन उसका क्या करोगी तुम? अरे लाइए तो सही, उसके बाद जुगाड़ करते हैं एक नया रेजर बनाकर। हितेश फटाफट से एक पेपर और ब्लेड लेकर आता है और उसे देते हुए बोलता है, ये लो। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। झुमरी पेपर से एक स्ट्रॉ बनाती है और उसे ब्लेड के खाली बीच के हिस्से में फंसाकर एक नया रेजर तैयार करती है। झुमरी अपने पति को नई हैंडमेड रेजर देते हुए बोलती है, इस हैंडमेड रेजर को बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना आप, वरना कट लग सकता है। ये सच में काम करेगा ना? आज की सरकार पर भरोसा हो ना हो, लेकिन इंडिया के होनहार जुगाड़ुओं पर भरोसा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना कॉन्फिडेंस? तब तो मैं इसे जल्दी से ट्राई करता हूँ। हितेश उस जुगाड़ू रेजर को आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करता है और थोड़ी ही देर में वो अपना सफाचट मुखड़ा लेकर झुमरी के पास आकर बोलता है, सच में यार, ये तो काम का निकला और कोई कट भी नहीं लगा इस हैंडमेड रेजर से। हम तो कह ही रहे थे, लेकिन आज ही ऑफिस से आते वक्त नया रेजर ले आना, ये वाला ठीक नहीं है। इमरजेंसी में तो काम निकल गया, लेकिन रोज के इस्तेमाल के लिए बाजार वाला ही ठीक है। लेकिन अब जल्दी से तैयार होकर निकलिए। अबे शिट, मैं लेट ही हो जाऊंगा। हितेश तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। दोपहर के वक्त झुमरी और उसकी ननद निहारिका कॉलेज का प्रोजेक्ट बना रही होती है और तभी लाइट चली जाती है। ये देखकर झुमरी उसे टॉर्च जलाने के लिए कहती है। निहारिका ड्रॉर में से टॉर्च निकालकर जलाती है। टॉर्च जलाने पर भी उन दोनों को सारी चीजें दिख तो रही थी, लेकिन ये जो लाइट थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए सक्षम नहीं थी। निहारिका मुंह बनाते हुए अपनी भाभी झुमरी से बोलती है, शिट भाभी, इस लाइट को भी अभी ही जाना था क्या? झुमरी भाभी, कुछ कीजिए ना, ऐसे तो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। क्या करे क्या करे क्या करें? झुमरी कुछ देर तक तो सोचती है और फिर अचानक से चुटकी बजाकर बोलती है, अरे मिल गया जुगाड़। निहारिका, तुम 2 पतले दुपट्टे लेकर आओ और एक टॉर्च तो है ही हमारे पास, दूसरी माँ जी के कमरे से ले आओ। लेकिन आप दुपट्टों का क्या करोगी? बताते हैं, पहले सामान तो ले आओ जल्दी से। झुमरी की बात सुनकर निहारिका अपनी माँ के कमरे में जाकर उनकी ड्रॉर से टॉर्च निकालकर ले आती है और अपने कमरे की अलमारी से 2 पतले दुपट्टे लेकर आती है। झुमरी एक टॉर्च को दुपट्टे से निहारिका के सर पर बांध देती है और दूसरा अपने सर पर। ये तरकीब देखकर निहारिका बोलती है, वाह झुमरी भाभी, छा गई आप। ऐसे आइडियाज आप लाती कहाँ से हैं? अरे हम एक पिक्चर में देखे थे कि रात में एक बिजली ठीक करने वाले की टोपी में टॉर्च फिक्स थी, जिसे जलाकर वो खंभों पर चढ़कर काम किया करता था। इस जुगाड़ से उसको दोनों हाथों से टॉर्च पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बस उसी का तरीका याद आया तो हम बना दिए। भाभी, हम तो चलते फिरते जुगनू बन गए। हाँ सही कहा, चलो दोबारा शुरू करते हैं प्रोजेक्ट बनाना। वो दोनों मिलकर निहारिका का प्रोजेक्ट खत्म करने ही वाले होते हैं कि तभी
झुमरी की सांस अंधेरा होने की वजह से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी कुर्सी का एक पैर भी टूट जाता है। अनामिका चिल्लाते हुए बोलती है, हाय राम, लग गई मुझे। अरे कोई तो मुझे आकर उठाओ। झुमरी बहू, ओ झुमरी बहू। झुमरी अनामिका की आवाज सुनकर आती है। तभी लाइट भी आ जाती है। झुमरी उसे उठाकर बेड पर लिटा देती है और उसके सर पर दुपट्टे से बंधी टॉर्च को देखकर अनामिका बोलती है, ये सिर पर टॉर्च जलाए क्यों घूम रही है? माँ जी, वो लाइट चली गई थी ना, और छोटी का प्रोजेक्ट बनाना था, इसलिए टेम्पररी जुगाड़। अब तो उतार दे इसको, बंदरिया लग रही है। बहू एक काम कर, ये कुर्सी टूट गई मुझसे अंधेरे में, तू इसको कचरे में फेंकवा दे जरा। अरे नहीं माँ जी, इसे फेंकने की क्या जरूरत आ पड़ी, अभी तो इसकी एक टांग टूटी है ना, मैं उसकी टांग का बंदोबस्त करती हूँ। आप मुझे थोड़ा टाइम तो दो सोचने का। अरे तू भी ना अपने जुगाड़ू दिमाग को न जाने कैसे कैसे चलाती है। आपकी ये समस्या सुलझ गई समझो माँ जी, झुमरी नाम है मेरा, अपने जुगाड़ से पूरी दुनिया हिला देंगे। इतना बोलकर वो कुर्सी की एक टांग की जगह खाली आटे के कंटेनर को लगा देती है और जिससे कुर्सी सेट हो जाती है। और अनामिका से झुमरी बोलती है, देखिए सासू माँ, आपकी कुर्सी को काम में ले आए हम, लेकिन एक दिक्कत है, ये कुर्सी एक जगह ही रहेगी, क्योंकि अगर कंटेनर हटाया तो कुर्सी गिर जाएगी और उस पर बैठने वाले को चोट लग जाएगी। अगर इसे फिक्स करना ही है तो खिड़की के पास फिक्स कर, तुझे तो पता ही है मैं वहीं बैठती हूँ। ठीक है माँ जी। झुमरी उस कुर्सी और कंटेनर को खिड़की के पास टिका देती है और तभी डोरबेल बजती है। झुमरी दरवाजा खोलकर देखती है तो उसके घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं। अनामिका कमरे से बाहर आकर लिविंग रूम में बैठ जाती है और उन लोगों से बातें करने लगती है। झुमरी उन लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने के लिए रसोई में जाती है, जहां वो गैस लाइटर से ऑन करती है, लेकिन स्टोव ऑन नहीं होता। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि गैस खत्म हो गया है और वो कुछ सोचते हुए बोलती है, हे भगवान, अब क्या करें? माँ जी भी उन लोगों के साथ बैठी हुई हैं, उन्हें कैसे बताएं कि गैस खत्म हो गई है? अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, एक इलाज हो सकता है, क्यों ना हम इलेक्ट्रिक स्टोव का इस्तेमाल करें। झुमरी इलेक्ट्रिक स्टोव पर चाय बनाने के लिए सोचती है, लेकिन इत्तेफाक से वो भी खराब हो गया होता है। जिसके बाद झुमरी को एक तरकीब सोचती है और वो घर की आयरन उठा कर लाती है, जिसके बाद में वो 5-6 किताबों से एक पुल तैयार करती है और उसके बाद प्रेस पर चाय का बर्तन रखकर उसमें चाय और नाश्ता बनाती है। जिसके बाद जैसे ही मेहमान चले जाते हैं, झुमरी ये बात अपनी सास को बताते हुए बहुत हंसती है। तभी अनामिका उसे मिसाल देते हुए बोलती है, तू महान है, तेरे दिमाग का कोई मुकाबला नहीं है। किसी ने सही ही कहा है, जरूरत ही आविष्कार की जननी है, देसी जुगाड़ वाली बहू है मेरी। माँ, मेरी अब 20 साल की उम्र हो गई है, मगर अब तक मेरे सपनों का राजकुमार नहीं आया। क्या जीवन भर मुझे उसका इंतजार करना होगा? अरे बावली लड़की, तेरी अभी 20 साल ही उम्र हुई है और तू कोई बुढ़िया नहीं हो गई जो तेरी शादी नहीं होगी। शादी करने से पहले शादी का मतलब तो समझ ले। तो आपको क्या लगता है माँ, मुझे शादी का मतलब नहीं पता? तो सुनो, शादी का मतलब है दुल्हन की तरह तैयार होना, रोज अच्छा अच्छा मेकअप करना, एक नए घर में जाना, नए मम्मी पापा, नया नया सब कुछ होता है। बस इतना ही? हाँ माँ, और पति के साथ हनीमून पर जाना। हे भगवान, क्या होगा इस बावली लड़की का? रिया कुछ समय तक अपनी बातों से उसका सर खाने लगती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन रिया के घर पर उसकी बुआ रिया के लिए मुकेश नाम के लड़के का रिश्ता लेकर आती है। रिया की माँ जब उस लड़के की फोटो देखती है तो उस लड़के को देखते ही पसंद कर लेती है। रिया की बुआ लड़के वालों से बातें करके 2 दिन बाद में उन्हें घर बुला लेती है। ऐसे ही 2 दिन बाद मुकेश अपनी माँ सीमा के साथ में रिया को देखने घर आता है। रिया भी शर्माते हुए सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। साथ ही मुकेश को रिया पहली नजर में ही भा जाती है। दोनों परिवार वाले अपनी आपसी रजामंदी से रिश्ते को पक्का कर देते हैं और कुछ महीने बाद दोनों की धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद रिया अपनी सास सीमा के पास जाती है और उसे बोलती है,
माँ जी, क्या मैं आपके पैर दबा दूं? अरे दबाना है तो दबा, लेकिन ये बत्तीसी दिखाने की क्या जरूरत है? माँ जी, वो ना मेरी मम्मी कहती है कि मैं हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हूँ। अरे हंसना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे दांत दिखाते हुए बिल्कुल बावली लगती है। माँ जी, ये तो सब बोलते हैं, और माँ जी पता है, कहते हैं जो जैसा होता है उसको सामने वाला भी वैसा ही लगता है। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, बावली औरत। और हाँ, पैर दबा मेरे। रिया अपनी सास के पैर दबाने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और एक शाम मुकेश ऑफिस से घर आता है, जिसके बाद वो थका हुआ अपने कमरे में जाता है और बेड पर बैठ जाता है। जिसके बाद वो अपनी टाई गले से उतारने लगता है। तभी रिया दांत दिखाते हुए हाथ में पानी का ग्लास लेके आती है और बोलती है, मैं आपके जूते निकाल दूं? अरे नहीं, पाप लगाओगी क्या मुझे? अरे आप मेरे पति हैं और मैं आपके जूते निकाल दूंगी तो क्या इससे आपको पाप लग जाएगा? बात वो नहीं है, बात ये है कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं वैसा पति नहीं हूँ जो ये सोचता हो कि पत्नी की जगह पैर में होती है। जगह और पैर में? रिया देखो, समझदार बनो, बातों को समझा करो। जब मजाक का समय हो तब मजाक, और जब सीरियस बात हो रही हो तब वैसे ही रिएक्ट करा करो। जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। हाँ, ये हुई ना बात। इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और रिया की आदत में कोई सुधार नहीं आता। वो अभी भी चीजों को गंभीरता से नहीं लेती। ऐसे ही एक दिन मुकेश के फोन पर किसी का कॉल आता है। मुकेश कॉल उठाता है और वो कॉल उसके गांव से होता है। तो उसे पता चलता है कि उसके मामा जी का देहांत हो गया है। जैसे ही मुकेश ये बात अपनी माँ को बताता है, वो बुरी तरह रोने लगती है। तभी वहाँ रिया आती है और अपनी सास को ऐसे रोता हुआ देखकर हंसकर बोलती है, माँ जी, अब बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? अरे दूर हो जा मेरी नजरों से, बावली औरत। इसे तो पता ही नहीं कि कब, कहाँ और कैसे क्या बात करनी है। यार, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि दिमाग से काम लिया करो। जब तक खुद को समझदार नहीं बनाओगी तब तक ऐसी ही रहोगी। सुनाई नहीं दिया क्या तुझे? जा यहाँ से। लेकिन माँ जी, हुआ क्या है? तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? जाओ यहाँ से। अगर इतनी ही चिंता होती ना तो सीरियस होकर माँ से पूछती कि आखिर बात क्या है। मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया जो माँ जी और मुकेश जी मुझसे नाराज हो गए? शायद मैं हूँ ही बुरी। आज मैंने माँ जी का दिल दुखाया है, मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। तभी वहाँ मुकेश आता है और रिया को समझाते हुए बोलता है, यार मुझे माफ करना, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो बात ये है कि मामा जी का देहांत हो गया था, जिस कारण थोड़ा सा माहौल वैसा हो गया। नहीं, गलती तो मेरी है। मुझे आपने समझाया था, मगर फिर भी मेरी आदत में कोई सुधार नहीं आया। माँ जी की ऐसी हालत थी और मैं हंसते हुए उनसे बात करने लगी थी। कोई नहीं, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे लिए यही बड़ी बात है। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद में वहाँ रिया की सास आती है और अपने बेटे से बोलती है, बेटा मुकेश, मैं अपने मायके जा रही हूँ। वहाँ पर सबको मेरी जरूरत होगी। और हाँ, अपनी इस बावली औरत को समझा कर रखियो। इतना बोलकर सीमा वहाँ से चली जाती है। रिया को अभी भी अंदर अंदर बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब वो पहले से काफी ज्यादा समझदार हो जाती है और रिया अब एक बहू होने के नाते ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन सीमा अपने मायके से वापस आ जाती है और सीमा के साथ उसकी छोटी बहन हेमलता भी होती है। दोनों बहनें सोफे पर जाकर बैठती है। रिया उनके लिए नाश्ते का इंतजाम करती है। थोड़ी देर में चाय नाश्ता लेकर रिया वहाँ आती है। हेमलता जब रिया के हाथ का बना नाश्ता करती है तो उसकी तारीफ करते हुए बोलती है, वाह सीमा दीदी, आपकी बहू के हाथ में तो जादू है। हाँ हाँ, इसके मुंह में भी जादू है, जब देखो तब फाड़ती रहती है। अरे दीदी, कुछ बच्चे होते ही हैं हंसमुख, जो कि हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे ही आपकी बहू है। बस बस, अब जब तू यहाँ रुकने ही वाली है तो तुझे क्या ही बताऊँ इसकी हरकत के बारे में, तू खुद देख लियो। ऐसे ही समय बीतता जाता है। रिया अपनी सास और मौसी सास की बहुत सेवा करती है और अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती है।
ये सब देखकर सीमा को अपनी बहू की गुणवत्ता का एहसास होता है। ऐसे ही एक शाम सीमा अपनी बहू को बुलाती है और बोलती है, अरे बहू, एक बात बता, तूने ये सब कहाँ सीख लिया? ये घर संभालना, जिम्मेदारियां निभाना, ये सब कब सीख लिया तूने? बस माँ जी, जब से मुझे समझ आया है कि मुझे इस घर को जोड़ कर रखना है और मेरे क्या कर्तव्य है, तब से मैंने ये सब किया। असल में तो माँ जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहती थी। उस दिन मुझे मामा जी के बारे में पता नहीं था और मैंने जाने अनजाने आपको उस दिन काफी हर्ट किया। अरे कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत खुशी है कि कम से कम तू समझ तो गई। तभी वहाँ हेमलता आती है और बोलती है, अरे क्या बात चल रही है सास बहू के बीच में, जरा हमें भी बता दो। अरे कुछ नहीं छोटी, बस यूं ही सास बहू का प्यार है ये तो। चलिए माँ जी, मासी जी, मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय और पकोड़े बनाती हूँ। कुछ देर बाद में रिया सबके लिए चाय पकोड़े बनाकर आती है और गरम गरम सर्व करती है। कुछ दिन बाद में हेमलता वापस गांव चली जाती है और रिया भी मन लगाकर अपने घर को संभालती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।